बहुत खुशी मिल रही है, बहुत टाइम के बाद कुछ सक्सेस मिला है। बहुत टाइम 4-5 साल हो गए थे। मैं घर पे ही था। मुझे मालूम था 5-6 तारीख 5-10 तारीख के पहले रिजल्ट आएगा, तो मैं रिजल्ट का ही वेट कर रहा था। बहुत वो एक्साइटमेंट था कि मतलब पहले तो पता चल गया था कि रिजल्ट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा-सा मन में डाउट रहता है कि पीडीएफ में नाम होगा कि नहीं होगा। टेक्निकल इम्प्रूव करना था, तो मुझे कोई गाइड करने के लिए चाहिए था, तो मैंने सोचा कोई कोचिंग ले लेते हैं अच्छा-सा। एग्ज़ाम के बारे में मुझे 2022 में ही पता चल गया था। तो 2022 में जब यूट्यूब पे सब कोई 120 कट ऑफ बता रहे थे प्रीलिम के लिए, उससे ये अवनीश सर का ही कट ऑफ था, वो 110 से 115 के बीच में। तो अवनीश सर ही मुझे जेन्युइन लग रहे थे, क्योंकि मेरे को बहुत कम आ रहा था। बाकी सब कोई तो उस टाइम पहले 120 कट ऑफ जाता था, लेकिन सिर्फ अवनीश सर ही 110-15 कट ऑफ बताए थे। बाकी सब 120 कट ऑफ बताए थे। तो मुझे अवनीश सर के ऊपर थोड़ा-सा बिलीव हुआ था कि अवनीश सर थोड़े जेन्युइन बंदे हैं। तो फिर मैंने एग्ज़ाम को उस टाइम से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। फिर लेकिन जब मुझे एक्चुअल प्रिपरेशन करना स्टार्ट हुआ, तो फिर मैं सोचा सरकारी कोर्स लेके देखते हैं, तो फिर मुझे बेनिफिट भी हुआ उससे। कैसा फील कर रहे हैं थैंक यू सर आप? सर। बहुत खुशी मिल रही है, बहुत टाइम के बाद कुछ सक्सेस मिला है। बहुत टाइम 4-5 साल हो गए थे। अच्छा, तो 4-5 साल थैंक हो गए। यू, और थैंक यू और इस शो में भी बुलाने के लिए। ओके। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब रिजल्ट आया था कहाँ थे आप? मैं घर पे ही था। मुझे मालूम था 5-6 तारीख 5-10 तारीख के पहले रिजल्ट आएगा, तो मैं रिजल्ट का ही वेट कर रहा था। ओके। तो जब पता चला रिजल्ट आ गया तो देखने से पहले क्या फीलिंग थी? बहुत वो एक्साइटमेंट था कि मतलब पहले तो पता चल गया था कि रिजल्ट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा-सा मन में डाउट रहता है कि पीडीएफ में नाम होगा कि नहीं होगा, हम्म। ऑफिशियल वर्क में कहीं कोई एरर ना आ जाए, तो वो सब देख के थोड़ा सैटिस्फैक्शन मिल गया था कि हाँ, आ गया है ऑफिशियल। मतलब पहले अनऑफिशियल था, बाद में अच्छे से खुशी हुई थी थोड़ी कि हाँ, अब आ गया है। फिर दोस्त लोग ने भी थोड़ा कांग्रेचुलेशन बोलना स्टार्ट कर दिया था, कॉल आने स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले किसको बताया आपने कि पीडब्ल्यूडी मिला है? बस घर वालों को तो थोड़ा बाद में बताया आराम से। पहले दोस्तों से ही जो फ़ोन आ रहे थे, उनसे ही बातचीत कर लिया था। ओके, तो क्या सेलिब्रेशन का माहौल क्या चल रहा है? अभी कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं है। आराम, बस खुशियाँ हैं, सब सेलिब्रेशन बाद में करेंगे आराम से। तो बिहार से आपने बताया, आप बिहार से हैं? हाँ, मैं बिहार का हूँ। बिहार में मैं जन्मा हूँ। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। दरभंगा से हैं। तो यहाँ पे पुणे में कैसे आए आप? मेरे पापा बिहार में, तो उनका ट्रांसफ़र पुणे में हुआ था। और फिर पुणे में जब मैं पापा के साथ ही घूमता था 3-3 साल पे। ओके। तो पुणे में जब ट्रांसफ़र हुआ, तो फिर मैं पुणे में, हम लोग इधर फैमिली इधर ही रुक गई थी। तब से फिर मैं पुणे में ही हूँ। ओके, तो कुछ अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। कितने भाई बहन हैं, मम्मी पापा के बारे में कुछ बताइए। स्कूलिंग कहाँ से हुई है? फैमिली फैमिली बैकग्राउंड तो हम लोग अपर मिडिल क्लास से। पापा को एक स्टेबल जॉब था, तो फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी इनकम का। हम्म। और मेरे एक भैया दीदी भी हैं, तो दीदी को भी अच्छी जॉब लग गई थी, दीदी भी आईटी में। तो मतलब फैमिली को ऐसे कभी, फैमिली अच्छी खासी है हम लोग की, अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं हम लोग। ओके। और मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है। और मैं इधर इंजीनियरिंग मैंने पुणे में ही एसएसएमएस कॉलेज से पढ़ा हूँ। लोकल मतलब अच्छी ठीक ठाक कॉलेज है, अच्छी कॉलेज है। लेकिन ज्यादा हाई फाई कॉलेज भी नहीं है, बस ठीक ठाक कॉलेज है। बीटेक किया आपने? तो हाँ, बीटेक इंजीनियरिंग, हाँ, 12th का डायरेक्ट इंजीनियरिंग किया मैंने। कब पास आउट हुए थे आप? मैं 2017 में पास आउट हुआ। ओके। और एसएससी जेई के बारे में कब पता चला आपको कि भाई ये करना है? एसएससी जेईई के बारे में तो मैं 2022 के बारे में, 2019 20 2022 में मैं फिर से पढ़ के दिया था, लेकिन मेरा हुआ नहीं था उसमें। तो 2023 में मैंने फिर से पढ़ा, तो 2023 में हुआ गया। और मैं 2019-20 में भी दिया था मैं। एक 19 या 20 में शायद एक बार हुआ नहीं था एसएससी। शायद 19 और 21 में मैं दिया था, लेकिन उतना बिना पढ़े दिया था। तो इस बार जो सक्सेस मिली है सबसे बड़ा रोल किसका मानेंगे? किसको क्रेडिट देना मेन चाहेंगे? एग्जाम पिछले बार मेरा जो नहीं हुआ था, उसमें तो मेरा टेक्निकल की वजह से ही नहीं हुआ था। मेरा टेक्निकल में बहुत कम मार्क्स था। तो हम्म। इस बार मेन रोल तो एवर एग्जाम का ही है, क्योंकि मैंने एवर एग्जाम ज्वाइन करने के बाद ही मेरा मेन टेक्निकल मेरा इम्प्रूव हुआ है। तो मैं एवर एग्जाम को ही ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, और एक और है, उनको भी मैं क्रेडिट दूंगा। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, मैंने पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने उनको स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। और प्रिपरेशन तो मैंने एवर एग्जाम के से ही किया था। नहीं, मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा। मैं फैमिली मेंबर होते हैं ना, फ्रेंड की, भाई इसका सपोर्ट ज़्यादा रहा था, गाइडेंस रही किसी की। वो टीचर वाला, वो तो कंटेंट का देखो, बच्चा मेहनत करता है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल सिर्फ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना, कि जिससे बच्चे को कम से कम टाइम में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिले। लेकिन मैं फैमिली मेंबर, एज अ फैमिली मेंबर, किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा? बार बार कॉन्स्टेंटली पूछना हुआ या
टच में? फैमिली मेंबर में तो मतलब मेरे को ऐसा मतलब नॉर्मली जैसे बेटा रहता है वैसा जानते थे, लेकिन जो मेरा दोस्त रहता तो मेरे को अंदर से बहुत अच्छे से जानता था कि मेरा प्रिपरेशन कितना है, मेरे को क्या क्या करना है। तो मेरा दोस्त जो है मुझ पे हमेशा कनेक्ट रहता था, और इसलिए उसका ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है तो वो मुझे हमेशा गाइड भी करता रहता था। क्या नाम है उनका? तो मेन उनका ब्रजेश में है, वो झारखंड में अभी यही बना हुआ है, ओके। गेस्टेड ऑफिसर हो गया। ओके। तो वो उसी के थ्रू में गाइड होता रहता था, वही मुझे हमेशा मतलब क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, मैं उसी से मतलब वो मुझे ज्यादा जानता था एज कम्पेयर टू माई फैमिली। ओके। तो ये अटेम्प्ट कौन सा था आपका? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट। तो पहले दो अटेम्प्ट में ऐसी क्या गड़बड़ रही जो हो नहीं पाया? दो अटेम्प्ट तो मुझे एसएससी के पेपर को जानने में ही लग गए कि एसएससी का पेपर आता है कैसा है। हम्म। क्योंकि अभी मैं जब पहला अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मैं टेक्निकल अच्छे से पढ़ के गया था, मैं सोचा था टेक्निकल पढ़ के ही मैं इतना मार्क्स ले आऊंगा कि क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसमें टेक्निकल हार्ड आ गया और जीएस सिंपल आ गया था। तो जो लोग जीएस पढ़ के गए थे उनका जीएस उनका उस प्री क्लियर उससे हो गया था, मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट में जीएस अच्छे से पढ़ के गया था हम्म। और रीजनिंग अच्छे से पढ़ के गया था। लेकिन 2022 में रीजनिंग इतना लेंदी आ गया कि मैं रीजनिंग ही करते रह गया था, हम्म। टेक्निकल तक मैं पहुंच ही नहीं पाया था। तो मेरा टेक्निकल भी बहुत मतलब 40 मिनट में मैंने टेक्निकल दिया था। हम्म। तो 40 मिनट में मैंने बहुत स्पीड से टेक्निकल किया था, लेकिन मेरे को बहुत कम मार्क्स ही आए थे, 55 56 कुछ आया था। और बच्चे लोग 80 लेके टेक्निकल में मतलब सेकंड स्टेज में मतलब टेक्निकल सिंपल आया था और मैं जीएस और रीजनिंग में ही लग गया था। तो हर बार मेरे को ऐसे एग्जाम ही प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। तो वो मतलब मेरा 2023 में मुझे एनालाइज हो गया था कि हम्म। एक सेक्शन हमेशा सिंपल आता है और एक सेक्शन हमेशा टफ आता है। चाहे मैं जीएस और रीजनिंग को कंबाइन करके एक सेक्शन मानता हूँ, तो एक सेक्शन हमेशा इजी आता है और एक सेक्शन हमेशा टफ आता है। तो मैं सोचा था कि जो इजी आएगा मैं इस बार उसको पहले समझ जाऊंगा कि इजी कौन सा है, हम्म। मैं वो सेक्शन को अच्छे से करके लेके आऊंगा। उस सेक्शन में मैं 80 होगा तो कुछ भी करके लेके आऊंगा ही। हम्म। और जो सेक्शन टफ होगा उसमें मैं मिनिमम 60 तक लाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने 180 140 टारगेट में ऐसा प्रिपरेशन करके गया था। हम्म। लेकिन इस बार दोनों ही थोड़ा टफ टफ आया, तो मुझे दोनों में 60 अराउंड आए थे, तो ओके। 133 टोटल आए थे। तो कौन से बैच में थे आप एवर एग्जाम के? मैं अभी सारथी बैच में पढ़ा था प्रीलिम से, और मेंस में भी अभी जो बैच हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच जो हुआ था? एक ही बैच हुई थी शायद, अभी प्रेजेंट क्वेश्चन वाली। प्रैक्टिस बैच था वो। हाँ। ओके। तो फर्स्ट टाइम कैसे पता चला एवर एग्जाम के बारे में? एवर एग्जाम के बारे में मुझे 2022 में ही पता चल गया था। तो 2022 में जब यूट्यूब पे सब कोई 120 कट ऑफ बता रहे थे प्रीलिम के लिए, हम्म। तो सिर्फ ये अवनी सर का ही कट ऑफ था, वो 110 से 115 के बीच में। तो अवनी सर ही मुझे जेन्युइन लग रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत कम आ रहा था, बाकी सब कोई तो उस टाइम पहले 120 कट ऑफ जाता था। हम्म। लेकिन सिर्फ अवनी सर ही 110 15 कट ऑफ बताए थे, बाकी सब 120 कट ऑफ बता रहे थे। तो मुझे अवनी सर के ऊपर थोड़ा ऐसा बिलीव हुआ था कि अवनी सर थोड़े जेन्युइन बंदे हैं। तो हम्म। फिर मैंने एग्जाम को उस टाइम से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। फिर लेकिन जब मुझे एक्चुअल प्रिपरेशन करना स्टार्ट हुआ, तो फिर मैं सोचा सर का ही कोर्स लेके देखते हैं, तो फिर मुझे बेनिफिट भी हुआ उससे। तो कोर्स लेने से पहले कोई यूट्यूब पे कंटेंट देखा, वीडियो देखी, या डायरेक्ट कोर्स ले लिया बस कट ऑफ की वजह से? नहीं, मुझे टेक्निकल इंप्रूव करना था, तो मुझे कोई गाइड करने के लिए चाहिए था। तो मैंने सोचा कोई कोचिंग ले लेते हैं अच्छा सा। तो सर का मैं जानता था, सर को थोड़ा बिलीव हो गया था, क्योंकि सर ने पिछले साल भी रिजल्ट दिए थे मेंस का। हम्म। तो मैं बिना इतना सोचे कि कैसा रहेगा, सर का रिजल्ट ले लिया। लेकिन मुझे एक्चुअली प्रॉपर बेनिफिट हुआ, मतलब उससे एडवांटेज हुआ मुझे। मैं इतना नहीं सोचता कि कैसा है, देखने के बाद सोचता हूँ। सारथी बैच तो की मैंने काफी ले लिया चर्चा था। रही है। ये मैंने सुना है, सारथी बैच ये के अच्छे रिव्यू रहे हैं। आपका क्या मत है इसको लेके, सारथी बैच के कंटेंट को लेके? साथ ही वैसे कंटेंट बहुत अच्छा था, मतलब एग्जाम के जस्ट पहले ही जो लोग पहले उसको प्रॉपर रेगुलर किए होंगे उनका प्रॉपर एडवांटेज मिला होगा उनको प्री में। हम्म। जो लोग कुछ लोग होते हैं जो पढ़ के मतलब स्टार्टिंग के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट क्लास तक जाते हैं तो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट भूल जाते हैं। हम्म। तो जिनको पूरा सब्जेक्ट अच्छे से मतलब लाइन बाय लाइन मतलब याद होगा, रिवाइज किए होंगे, उनको एडवांटेज हुआ ही होगा, गारंटी हुआ होगा। मेरा भी मेन उसी वजह से मतलब 65 आना, इस बार पेपर टफ भी आया था लास्ट ईयर के कंपेयर में। हम्म। तो मुझे 65 आ गया था, तो काफी मार्क्स आए थे। और जो क्वेश्चन में पहले पहले जब मैं खुद से प्रिपेयर करता था तो मैं बहुत कुछ छोड़ देता था, जैसे टिम्बर डिफेक्ट हो गया। हम्म। उसमें इतने सारे डिफेक्ट है कि मैं देख के नहीं छोड़ पड़ता था। लेकिन जब सर पढ़ाए तो एक एक डिफेक्ट मुझे याद हो गया। सर प्रेजेंटेशन इतना अच्छा किए, और थियोडोलाइट सर बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें जो सर ने प्रॉपर कवर किया था। और थोड़ा बहुत मैंने खुद से भी बहुत पढ़ाई की थी, तो बैलेंस होता गया सब कुछ। तो वॉल्यूम वन भी आपने बुक ऑर्डर की थी या क्या था?
किया तो था लेकिन मैं पढ़ाई नहीं किया था। मुझे वो थोड़ा लेट डिलीवरी। हाँ, तो मैं नॉर्मली जो पीवाईक्यू लगा रहा था मैं उसी पे कंटिन्यू रहा था। ओके। और गुप्ता गुप्ता लगा था मैं। ओके। तो एग्जाम से पहले क्या फीलिंग थी जब आप प्री का देने गए थे? एग्जाम से पहले, प्री के पहले तो मेरा मुझे बहुत डाउट होता था कि मेरा प्री क्लियर होगा भी कि नहीं, क्योंकि मेरा 2022 में जस्ट क्लियर हुआ था। तो हम्म। मुझे इस बार बस ये था कि थोड़ा 10 मार्क का मिनिमम एडवांटेज होना चाहिए। मैं ऐसा सोच के गया था कि अगर मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मुझे कट ऑफ से 120 कट ऑफ नॉर्मल जाता था पहले, तो मैं सोचा था 130 मार्क्स तक मैं कुछ भी करके लेके आऊंगा। हम्म। तो वही मेरा टारगेट था कि 130 तो कुछ भी करके लाना ही लाना है, तो मैं 140 तक का मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। तो काफी मुझे एडवांटेज और पेपर आ गया, 130 आ गया, तो 133 आया था मेरे को प्री में। तो मुझे लगा था कि मैं जस्ट 10 बार, लेकिन कट ऑफ 108 के 108 गया तो बहुत एडवांटेज मिल गया मुझे। कितना 25 कितना 25 आया मार्क का आपका प्री में? एडवांटेज। मेरे प्री में 133 आए थे। 133। जीएस में कितने थे? जीएस में मुझे 25 थे। ओके, 25 से बढ़िया नंबर थे यार, हाँ, ऑलमोस्ट अच्छे आ प्री में गए थे। देखे तो जीएस की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? जीएस मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैं 3 महीने रोज 2 घंटे, 2 से 3 घंटा रोज जीएस पढ़ा हूँ 3 महीने। तो मैंने एक एक कॉन्टिन्यूस टॉपिक 3 कवर मंथ कर आपने 2 घंटे कॉन्टिन्यूस किया है? यस, 3 महीने में 2 घंटे रोज जीएस पढ़ा हूँ, मिनिमम 2 घंटे, मतलब जो मैक्सिमम यूजर तीन अभी इस घंटे इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके पास सफिशिएंट टाइम है जीएस को कवर करने का, अगर 2-3 घंटे भी हाँ देंगे तो। हाँ, मेजोरिटी ज्यादा पढ़ सब्जेक्ट है लेंगे। ही। पॉलिटिक्स पढ़ना है, 4 5 दिन में पॉलिटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ये मैक्सिमम 1 हफ्ते में पॉलिटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के 3 3 दिन मान ले, 3 दिन मॉडर्न फिजिक्स, 3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री, 3 दिन एंशियंट हिस्ट्री थी, तो 10 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी को भी 1 हफ्ता मान ले, सारे सब्जेक्ट मतलब 3 महीना सफिशियंट टाइम है अगर कोई भी करना चाहे तो। सीरियस और कैंडिडेट के लिए। स्टैटिक, हाँ, और 1 महीना अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं, 1 1.5 2 महीना रिवीजन करने के टाइम। अगर आपको पता है कि कहाँ से पढ़ना है तो जीएस, नहीं तो अगर आप यूट्यूब पे ढूंढते रहेंगे ये पढ़ना है तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ से करना है तो 3 महीने सफिशियंट टाइम है, ओके। प्रॉपर रिवीजन के साथ। हम्म। अच्छा, और रीजनिंग को लेके क्या मतलब सोर्स क्या थे जीएस के आपके? दूसरा क्वेश्चन था वो के वो सीजीएल सीएचएसएल की जो प्रॉपर प्रिपरेशन कराते हैं ना, तो मैंने उनसे ही किया था। लेकिन जो जो मुझे टॉपिक पढ़ना था मैंने वो पढ़ा था, ये नहीं कि मैं उसमें खो गया था। तो हम्म। मैंने प्रॉपर कोचिंग ली थी, अच्छी वाली कोचिंग, वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे बेस्ट कोच। तो आपको कोई भी एक अच्छी कोचिंग उसमें, लेकिन जो आपको पढ़ना है आप उस पर फोकस करके उतना पढ़िए, तो आपका हो जाएगा। 3 महीने सफिशियंट टाइम है कोई भी कुछ भी करने के लिए। हम्म। 2 घंटा पढ़ेंगे तो जीएस इजिली क्लियर हो जाए, वेटेज किसी भी जीएस में कोचिंग। कौन से सब्जेक्ट को जिस वेटेज है? यस सर, जिससे क्या। मैं कह रहा हूँ जीएस में वेटेज कौन से सब्जेक्ट की ज्यादा है? मान लिया स्टैटिक जीके ज्यादा है लग रहा है आपको, आपके हिसाब से पॉलिटी है, हिस्ट्री, किस पे ज्यादा फोकस किया जाए? ऐसा पहले आता था कि इससे 5 मार्क आएगा, इससे 4 मार्क आएगा, इस मतलब 2022 ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं आ रहा है, मतलब हम्म। उस पर भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ रहा है इस बार भी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मैं पॉलिटिक्स पढ़ लूंगा, ये आर्टिकल पढ़ लूंगा तो ये 2 3 आर्टिकल ऐसा इस बार। सबको रिलेटिव बैलेंस करना रिलेटिव है। मतलब, हाँ, सबको बैलेंस करना पड़ेगा, और आपको ऐसा पड़े एग्जैक्ट टाइम किसी से मैच नहीं कर रहा है इस बार, लास्ट के 2 ईयर से। हम्म। तो आपको थोड़ा खुद को आंसर में क्लिक करना पड़ेगा इस बार। और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी आपने जीएस की? जीएस की मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, मतलब जो आएगा सो आएगा, जो नहीं आएगा सो नहीं आएगा, मतलब मैं पढ़ के गया था, उसमें से जो इतना अलग से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की जो थी। आपने नोट्स बनाए मैंने थे उन्हीं को बायोलॉजी, रिवाइज किया? हाँ, मैंने नोट्स तो बना लिए थे पॉलिटिक्स के और हिस्ट्री के, बायोलॉजी के भी मैंने नोट्स बनाए थे। हम्म। केमिस्ट्री फिजिक्स मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं सोचा था जितना 11 12 में आता है उसमें से अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो देखा जाएगा। हम्म। और और क्या होगा, ज्योग्राफी भी मैंने पढ़ा था, ज्योग्राफी का भी नोट्स बनाया था, और स्टैटिक जीके भी पढ़ा था। करंट अफेयर्स मैंने जनवरी से लेके सितंबर अक्टूबर में पेपर हुआ था शायद, मैंने जनवरी से हर महीने का मैंने टॉप 70 से 80 क्वेश्चन प्रिपेयर किया था, हर महीने का टॉप 70 80 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर डेली वाइज करते थे आप या मंथली कैसे उठाते थे? नहीं, मैंने तो 7 दिन किया था, मतलब एक दिन जनवरी का 70 क्वेश्चन लिख लिया, नोट्स बना लिया, दूसरे दिन फरवरी का, ऐसे करके 7 दिन में मैंने नोट्स बना लिया। 8 दिन में मैंने 8 मंथ का बनाया, तो उसी को मैं बार बार पढ़ता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मैं हर दिन पढ़ूँ हर एक दिन। मतलब मैंने अगस्त से स्टार्ट किया था, तो अगस्त में मैंने फर्स्ट को जनवरी का देख लिया, सेकंड को फेब, एक हफ्ते में मैंने पूरा 8 महीने का कंप्लीट किया था। हम्म। फिर वो उसी को मैं 2 3 बार देखा, तो ज्यादा अलग कुछ नहीं करता था मैं। ओके। और रीजनिंग के लेके क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? रीजनिंग के लिए जो है ना, मुझे स्टार्टिंग में बहुत कम कम मार्क्स आते थे, 35 40 के बीच में ही आते थे, तो मैं सोच, और बाकी बच्चों के 48 50 तक तो आ ही जाते थे 2022 के पहले। हम्म।
तो मैं सोचता था कि रीजनिंग को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है कि 50 में 50 तो लाना है, तो मैंने 1 महीने रीजनिंग अच्छे से किया था। 1 महीने रीजनिंग को मैं 2 घंटे रोज दिया था, जो जो मुझे नहीं आता था। जैसे मुझे ब्लड रिलेशन आता था तो मैं उसको स्पीड बढ़ा, उसमें स्पीड मेरी बहुत स्लो थी, तो मैंने ब्लड रिलेशन सीखा। नंबर्स में प्रॉब्लम होते थे तो नंबर्स वाले सारे क्वेश्चन सीखे, तो वो भी मैंने CHSL वाले कोचिंग जो रहती है, मैं तो बता दूं तो अगर आपको जानेगा तो केरवी लैब करके था, मैंने उससे जीएस का पूरा पढ़ा था, जीएस और रीजनिंग भी। ओके। तो 1 महीने में 2 घंटे रोज पढ़ा हूँ, और 1 महीने के बाद में एक ही घंटा पढ़ता था। और मतलब जब मैं स्टार्टिंग एक में एक इतना घंटा, आप मेहनत कर लो, फिर बाद में कम टाइम देने की जरूरत पड़ती हाँ वो भी मैं 3 महीना से ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब 1 महीने में मेरा रीजनिंग कंप्लीट हो गया था पूरा। है। उसके बाद में 2 महीने एक एक घंटे देके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हूँ, मतलब वो भी जो टेक्स्ट बुक पे आता है PYQ का, हम्म। उसमें मैं 35 मिनट में जो 50 क्वेश्चन रहते हैं वो सबको मालूम होगा, मैं उसी में से ही दिया था। धीरे धीरे में उसमें 40 रेगुलर आना शुरू हो गए थे, तो मुझे बिलीव हो गया था कि 40 तो आ ही जाएंगे। हम्म। तो मैं उतना ही करता था, और पेपर के पहले जो 1 महीना मैंने रीजनिंग देना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे को टेक्निकल के लिए ज्यादा टाइम लगता था। तो मेरा जो मैं बीच में सिर्फ एक दो बार ही मतलब लास्ट के 1 महीना कहूँ तो मैं रीजनिंग और जीएस पढ़ा ही नहीं हूँ। जो मैंने पहले पढ़ा था जीएस तो 1 महीना छुआ भी नहीं, और टेक्निकल में और रीजनिंग मैंने सिर्फ एक दो बार सिर्फ स्पीड चेक करने के लिए दिया था। ये नहीं कि मैं लास्ट में भी रीजनिंग पढ़ रहा हूँ। मैंने जीएस और रीजनिंग पहले पढ़ के छोड़ दिया था, पहले रिवाइज करके छोड़ दिया था। लास्ट में मैं सिर्फ टेक्निकल को ही टच में था। तो ये तो जीएस वाला तो आपने बड़ा रिस्की काम किया था, 1 महीने का गैप। तो माइंड मेमोरी के नहीं, हिसाब से थोड़ा सा नहीं, डिफिकल्ट हो अगर जाता आप है। 3 महीने सफिशिएंट, अगर 3 महीने में कह रहा हूँ, अगर आप 1 महीने में भी जीएस कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने रिवीजन के लिए बहुत एनफ है, अगर आप हम्म। जीएस करना चाहें तो। तो बीच में वीकली मंथली कुछ तो एक बार रिवाइज किए होंगे ना आपने? मैं सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ता था, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, और बाकी ये जो हिस्ट्री पॉलिटिक्स है वो सब मैंने छोड़ दिया था। और बाकी टेस्ट लगाते होंगे तो उससे भी रिवाइज हो जाते होंगे concept। टेस्ट भी मैं सिर्फ रीजनिंग का एक दो बार स्पीड का, और मैं सिर्फ इसका टेक्निकल का ही मैं फोकस था, क्योंकि मेरा पिछले बार टेक्निकल में ही कम आया था, ओके। सिर्फ 56। तो मैं सोचा था टेक्निकल में अगर मेरे को, मैं तो मेरा 1 महीना सिर्फ टेक्निकल पे था। मैं जब भी पढ़ता था टेक्निकली पढ़ता था, उससे पहले मैं बीच बीच में एक दो दिन देता था कि ताकि कहीं छूट ना जाए, लेकिन प्रॉपर टेक्निकल था लास्ट के 1 मंथ। अच्छा, एक चीज बताइए, तो फिर टेक्निकल के लिए क्या किया था आपने? सारथी बैच का ही टेक्निकल कंटेंट एनफ था या कुछ और भी एक्स्ट्रा किया था? साथ ही में किया ही था। मैं साथ में मैंने गुप्ता गुप्ता का एक PDF सॉल्यूशन आता है, तो वो मैंने पूरा किया था उसके। गुप्ता गुप्ता में भी पूरे कंसेप्ट कवर किए हुए हैं, तो उससे मेरे को पूरा गुप्ता गुप्ता किया था, और सिविल बूस्टर भी मैंने पूरा किया था। और ये एक वो आती है SSC यूथ की, मैंने SSC PYQ की थी, क्योंकि एक IAS मास्टर का भी आता है और एक यूथ का भी आता है, तो मेरे को यूथ का मिल गया था। IAS मास्टर का मेरा बहुत पुराना हो गया था, तो मैंने यूथ का नया ले लिया था। हम्म। तो उससे मैंने PYQ को मैंने 3 बार कवर किया था। एक बार तो नॉर्मली कवर किया ही था, दूसरे 2 बार बाकी सिर्फ वही क्वेश्चन कवर किए थे जो मुझे इंपॉर्टेंट के, जो मैंने मार्क किए थे। हम्म। और गुप्ता गुप्ता में भी मैंने सिर्फ, मुझे पूरा करने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सिर्फ 6 सब्जेक्ट चुनिए थे गुप्ता गुप्ता में। उसी के 300 से क्वेश्चन कुछ करके गया था, बस उतना ही करके गया था। और ये बाकी तो टेक्निकल के PDFs तो एवर एग्जाम्स के पढ़े थे, और कुछ कुछ नोट्स मेरे पहले के थे, तो मैंने वो सब वापस रिवाइज कर लिए थे। सारथी बैच की सारी क्लास ली थी आपने? साथ ही बैच की मैंने बाद में किया था, मतलब मेंस के पहले साथ ही बैच किया था, लेकिन जब मैं प्री में पढ़ा था तो मैंने सिर्फ 4 क्लास ही की थी। ओके। अच्छा, एक चीज बताइए, क्लासेस को कैसे मैनेज किया था? क्लासेस को मैं मेंस में बताता हूँ, आप मेंस में लाइव मतलब क्लास लेते थे या रिकॉर्डेड, मतलब क्लास खत्म होने के बाद उसे स्पीड बढ़ा के देखते मैं डाउनलोड करके स्पीड बढ़ा के देखता था। थे? ओके, टाइम सेविंग वाली चीज। तो हाँ, मैं मेंस में बताता हूँ कैसे मैनेज किया था। तो जैसे प्री आपका कंप्लीट हो गया, तो डे नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट किया था या कुछ टाइम लिया था, स्ट्रेटेजी बनाई या क्या किया? प्री जब कंप्लीट हुआ था तो मुझे तो लग नहीं रहा था कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत वो था कि देखम फिर से हार्ड पेपर आया है, तब होगा कि नहीं, वो वापस पढ़ने का मेरा मूड भी नहीं था। लेकिन फिर रेस्पॉन्स शीट आया तो 133 आया, तो मुझे लगा प्री तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर रैंक आंसर भी अच्छा था। आंसर की के बाद आपने प्रिपरेशन शुरू की थी मेंस की? हाँ, रेस्पॉन्स शीट जब आया, और वो 2-3 दिन के बाद आ जाता है, हम्म। तब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और हम्म। मैंने 2-3 मैंने इन्वायरमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इन्वायरमेंट मैंने SSC EAC PY को लगाना स्टार्ट कर दिया था। फिर 17 तारीख से सर ने क्लास भी स्टार्ट की थी, तो मैं 17 तारीख से क्लास फॉलो करता था, और बाकी टाइम में मैं EAC PY को लगाता था। तो इसमें मेंस वाले बैच में भी आपने लाइव ली थी या वही भी रिकॉर्डेड ही लिया? वो भी मैंने रिकॉर्डेड ही किया था। ओके, इस बार तो पैटर्न भी चेंज था, तो कुछ डर, कुछ कैसी फीलिंग थी कि यार पैटर्न चेंज हो गया है?
पैटर्न चेंज हुआ तो मुझे वो लगा कि मुझे एडवांटेज है, क्योंकि मुझे एमसीक्यू ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कन्वेंशनल का कभी प्रिपरेशन नहीं किया। 2022 में भी मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था कन्वेंशनल का, और ईएससी का तो कन्वेंशनल मैंने कभी प्रिपरेशन ही नहीं किया है। मुझे कन्वेंशनल से ही ज़्यादा डर लगता था, तो ये एमसीक्यू हुआ तो मुझे थोड़ा एडवांटेज हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए पैटर्न चेंज हुआ है, तो मैं तो ज़्यादा वाइस वाले फोकस बैच था। में नहीं थे क्या आप, जो दिल्ली में हमने चलाया था ऑफलाइन बैच? नहीं, नहीं था मैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी में एनरोल नहीं था? नहीं था, मैंने लिया था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, ओके। क्योंकि मेरा मुझे लग पता नहीं था कि मेरा प्री क्लियर होगा भी कि नहीं। मैं बाउंड्री पे था, तो फिर मैंने मन नहीं कर रहा था कभी पढ़ने का। इस बार तो टाइम भी कम था, जब से ये पैटर्न चेंज आया था उसके बाद हमने कंटेंट भी नया बनाया था, उसे बहुत काम किया था और फिर उसे कम टाइम में डिलीवर टाइम किया था। लेकिन, हाँ, लेकिन जो प्री का मटेरियल था वही इनफ था। मैंने तो लास्ट के मतलब मेंस के वीडियो नहीं देख पाया था मैं जो बैच में था, लेकिन मैं जो सारथी बैच के वीडियो थे वो मैंने पहले ही देख लिए थे, तो मुझे वही मैंने बार बार रिवाइज किया था। मतलब एक्स्ट्रा मतलब हम्म, जो हाईवे सब जो एंड में पढ़ा है, मैं शायद वो सब क्लास अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने जो सारथी बैच की जो हाईवे था वो मैंने पहले अटेंड कर लिया था। तो उसके जो मटेरियल थे वो इतना एनफ था कि मुझे लग रहा था कि वो ही एनफ है। अगर अभी के मेंस बैच में एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ जाए तो वो सब छोड़ दूंगा, जो इतना है उसमें से 80% तो मेरा हो ही जाएगा। मतलब सारथी बैच में भी एनफ था उस मेंस क्लियर करने के लिए, मैं इतना कह रहा हूँ। हम्म। अच्छा, एक चीज बताइए, नोट्स कैसे बनाते हैं? एक स्ट्रेटजी आप बताएं कुछ एग्जांपल देके। जैसे टेक्निकल की मैं बात करूं मोस्टली, तो सब्जेक्ट वाइज कुछ एग्जांपल देके बताएंगे किस तरीके से नोट्स बनाते हैं? नोट्स तो मैं अलग से कुछ बनाता नहीं हूँ, मेरा नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है। वो जो बनाए थे जो मतलब हर कैसे सब्जेक्ट, बनाए? वो वीडियो देख देख के जो हर लाइन जो लिखता है वही है। फिर बाद में तो पहले पीडीएफ नहीं रहता था। अब मैं पहले मुझे पीडीएफ से मन नहीं करता था पढ़ने का, तो हर क्लास अटेंड किया और साथ में साइड नोट्स बनाते रहता था। हम्म। जो जो सर लिखा रहे वो लिखता रहता था, बस उतना ही। और जो वो पहले पहले ऐसा रहता था, उसके बाद अब तो पीडीएफ का स्टार्ट हो गया है। अब तो इस तो बार आपने अब पीडीएफ, क्लासरूम प्रैक्टिस और सेल्फ प्रैक्टिस दोनों दी थी। हाँ, तो पीडीएफ से तो बस स्क्रॉल करते जाओ। मैं अलग से कुछ एक्स्ट्रा अलग से नोट्स नहीं बनाता था, मैं बार बार वही एक ही चीज को फॉलो करता था, तो हो जाता था। मतलब एज सच ऐसी कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट्स नोट्स बनाते हैं ना लास्ट टाइम पे एक बार रिवाइज मारने के लिए, ये नहीं, मैं सिविल यूज बूस्टर करना। से ही सोर्स नोट रिवाइज कर लेता था। सिविल बूस्टर ही मेरे लिए सोर्स नोट था, अलग से मैं कुछ। हम्म। और जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट के 300-400 पेज के पीडीएफ हो गए, तो एक बार तो मैं अच्छे से देखता ही था वो पूरे पीडीएफ। और लेकिन जब अच्छे से देखता था, जो मुझे ऐसा लगता था कि ये पेज मुझे वापस दोबारा देख, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अलग पीडीएफ बनाता था। तो जब मैं अलग पीडीएफ बनाता तो 15-20 पेज का ही पीडीएफ होता था। तो सिर्फ मैं 15-20 पेज ही रिवाइज करता था, ऐसा नहीं कि मैं वापस से 300 पेज या 400 पेज रिवाइज करूँ, ऐसा कुछ नहीं रहता था। हम्म। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपका स्केड्यूल क्या था? मतलब किस सुबह किस टाइम उठना होता था और कैसे कैसे पढ़ाई करते थे? पहले प्री मैं के लिए रोज बताइए, सुबह फिर मेंस के लिए बताइए, क्योंकि अभी तो प्री आ रहा है 2024 में, तो बच्चों को गाइडेंस मिलेगी इसमें कुछ। मेरा तो शेड्यूल दोनों में सेम ही था वैसे। मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाता था। मॉर्निंग में? मैं, हाँ, मॉर्निंग में मैं किताब के आगे बैठ जाता था। मतलब पढ़ाई जितना भी करता था मैं रोज सुबह 4 बजे से 9 बजे तक किताब के आगे बैठा रहता था। हम्म। मतलब और इसमें से मैं 4 घंटे तो इफेक्टिवली पढ़ लेता था, 3-4 घंटे। हम्म। और फिर मैं 10 से 2 मैं इसी टेबल चेयर पे बैठा रहता। अच्छा, और यही 10 से 2 फिर जहाँ पे आप वापस, बैठे हैं? हाँ, हाँ, यही यही मेरा रूम है और एक मैं बार इसी दिखाएंगे क्या चेयर पे बैठा रहता। एक बार आप दिखाएंगे अपने जो स्टडी रूम है किस तरीके से आपने मैनेज किया? कैमरा को रोटेट कर सकते हैं ये मेरा बेड है। और आप। स्टडी एरिया दिखाइए। हाँ, यही हम्म। यही मेरा स्टडी है ये। बुक्स वगैरह कहाँ पे लगाई हुई है आपने? बुक्स तो बहुत ज्यादा है, ओके, थोड़ा सा नजदीक जाइए लेकिन आप। ये सब वो बुक्स सब बुक्स बुक्स बस रखा रहता है, वो सब तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2-3 बुक्स ही एनफ एक पीवाई को लगाने के लिए, वो सब सिर्फ देखने के लिए। हम्म। तो ये फैमिली के साथ ही रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं आप हॉस्टल वगैरह में? नहीं, मैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ। अच्छा, अपना ही मकान है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का क्या रोल था? टेस्ट सीरीज मैंने ज्यादा नहीं दिया था, मैंने टेक्स्ट बुक से ही जो जो 2-3 टेस्ट सीरीज दिए थे। मेंस में मैंने टेस्ट सीरीज ज्यादा अच्छे से लगाया था। मैं अलग अलग टेस्ट लगाता था, जैसे आज रीजनिंग का लगाया, आज जीएस का लगाया, आज हम्म। टेक्निकल का लगाया। कंबाइंड पीडीएफ कंबाइंड जो प्रीली में मैंने पूरा कंबाइंड एक दो ही लगाया था। हम्म। मेंस में मैं कंबाइंड लगाता था। ओके, ठीक है। तो टेबल एग्जाम का मैंने टेस्ट लिया था मैं। हम्म। तो मेंस में मैंने 2-3 टेस्ट लगाए थे। मैं
तो मुझे स्टार्टिंग में जब सब्जेक्ट टेस्ट लगाता था तो मोटिवेशन आता था, लेकिन मैंने फुल टेस्ट नहीं लगाया था क्योंकि मुझे एंड में मुझे टाइम नहीं मिला था वो फुल टेस्ट लगाने का, तो मैं रिवीजन ज़्यादा कर रहा था। अच्छा, रिवीजन को कितनी बार किया जाता है? बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि ये पूछेगा कि रिवीजन कितनी बार किया जाए, और क्या सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाए, या किस कोई एक अलग स्ट्रेटजी थी कि भाई ये वाला सब्जेक्ट मेरा वीक है तो इसको तो मैं टच ही नहीं करूंगा, कुछ अलग किया जाए? वीक की तो बात ही नहीं होती, मतलब जो जैसे मान लीजिए वीक सबका ही होता है, जैसे मान लीजिए स्टील में कुछ-कुछ चैप्टर ज़्यादा टफ हो जाते हैं, हम्म। फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ-कुछ चैप्टर ज़्यादा टफ हो जाते हैं, लेकिन पेपर में और ज़्यादा टफ क्वेश्चन उतने आते नहीं हैं, तो लेकिन हमको अगर उस सब्जेक्ट से सिंपल क्वेश्चन आए तो हमको करना रहता है, तो आपको एक बार कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया तो उसको आपको करना आना चाहिए। जैसे इस बार स्टील के सिंपल क्वेश्चन आ गए थे, एक ग्रुप वाला आ गया था और एक दूसरा क्वेश्चन आया था, वो भी वो सिंपल क्वेश्चन था, तो अगर मैं स्टील छोड़ देता जो मुझे टफ लगता है, तो मतलब आपको सब सब्जेक्ट एक बार तो एटलीस्ट कवर करना ही पड़ेगा। पेपर में अगर आपको नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन प्रिपरेशन करते टाइम आपको करना ही पड़ेगा, हम्म। क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन आ गए तो वो छूटना नहीं चाहिए फिर। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए, ईएससी क्वेश्चन का क्या रोल है एसएससी जेई की प्रिपरेशन के लिए? एसएससी जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत तो मस्ट है, या मैं अगर टाइम है तो कर लीजिए, या आप जो भी कोचिंग से काम कर रहे हैं वो सफिशिएंट है उस लेवल? मैं बताऊँ ना, अगर आप किसी एक चीज़ से अगर स्टिक रहेंगे तो उससे आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पेपर में हर चीज़ ही नया-नया आ रहा है। हम्म। आपको उसमें सिर्फ़ कॉन्सेप्ट्स आपको ग्रास्प करने हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं ईएसई पे वेट लगाऊँगा और क्वेश्चन एज़ इट इज़ लाइन बाय आ जाएँगे, तो हम्म। ऐसा नहीं होगा। अगर मैं कोई बैच ले लेता हूँ और मुझे एग्ज़ैक्ट एज़ इट इज़ लाइन बाय लाइन इसी बैच से, तो ऐसा नहीं होगा। उस बैच से सिर्फ़ आपको 60-70 मैक्सिमम 80% कवर होंगे। बाकी तो आपको उसी में से एनालाइज़ करके ही आंसर देने होंगे, मतलब वो उसको कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा मैक्सिमम। ये नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा कहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। चाहे आप पीएससी पीवाईक्यू लगाएँ, चाहे आप एसएससी पीवाईक्यू लगाएँ, कोई भी बुक लगा लें, उससे लाइन बाय लाइन तो मिलता ही नहीं है। अच्छा, तो अभी अगर मेरा आप आपसे एसी पीवाईक्यू का जी बताइए। एसी पीवाईक्यू से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, मतलब ऐसे आपको सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिल जाएँगे, तो एक-एक क्वेश्चन जो नहीं आता है वो आप पढ़ लेंगे, इस टाइप का रहता है। आपसे पहले इंटरव्यू हो रहा था जतिन का, जिनको सीडब्ल्यूसी यस बोलते हैं। सर। तो मैं उनसे यही क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था कि ईएससी का क्या रोल है, तो उनका मानना था कि जो हमारा बेस्ट था ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में, उसमें क्योंकि इसमें भी ईएससी क्वेश्चन बहुत सारे आप सर ने कंपाइल किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंपाइल किए हैं, तो उसके यस सर। कंटेंट को लेके उनका बहुत अच्छा रिव्यू था। तो आपको क्या लगता था कि कंटेंट सफिशिएंट था उसमें? कंटेंट तो सर ये सर पीवाईक्यू में एनफ हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। सिर्फ उसके आंसर्स ही पढ़ लेंगे तो आपको काफी अच्छा कॉन्सेप्ट्स, मतलब हर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लेंगे तो आपको काफी अच्छा नॉलेज हो जाता है। हम्म। पीवाईक्यू मतलब ऐसा है कि ना, ईएससी पीवाईक्यू तो ऐसा है कि जो भी बंदा सिलेक्टेड है उसमें से एक या दो बच्चा ये होगा जो ईएससी पीवाईक्यू नहीं लगाया होगा। हम्म। ईएससी पीवाईक्यू तो हर बंदे लगाते ही लगाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं तो रोल हो ही जाता है, मतलब चाहे आपका ब्रेन डेवलप करने में हो जाता है या फिर हम्म। क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो जाता है, प्रैक्टिस किस टाइप तो कहीं न कहीं तो हेल्प करता ही है। ऐसा नहीं कि मतलब एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन एज़ इट इज़ बहुत नहीं मिला उतना मेंस में, लेकिन कहीं न कहीं तो हेल्प हो जाता है। कंटेंट काफ़ी अच्छा है उसका। अच्छा, प्री में कितने घंटे आपको, मतलब 3 महीने आपने बताया, तो कितने घंटे ओवरऑल आपकी वो हुई थी प्रिपरेशन डेली? कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? 3 मैं 5 घंटे टेक्निकल पढ़ता था रोज़ मिनिमम, प्री के लिए? और प्री के लिए हम्म। जीएस में 3 घंटे पढ़ता था स्टार्टिंग में, हम्म। और रीज़निंग में 2 घंटे पढ़ता था स्टार्टिंग में, और फिर जीएस और रीज़निंग मिला के मैं 3 घंटे पढ़ने लगा था बाद में। हम्म। जीएस 2 घंटे और रीज़निंग 1 घंटा। मतलब 8 से 10 घंटे की स्टडी आपको 3 महीने चली आपकी प्री के लिए? हाँ, ओके। और मेंस क्या के लिए कहा? क्या हुआ? 3 महीने नहीं, 5 महीने मैं रोज़ पढ़ा हूँ, 3 महीने मैंने सिर्फ़ जीएस और रीज़निंग पढ़ा है। ओके, 5 महीने कंटिन्यू आपने पढ़ाई की है प्री से पहले? हाँ, जीएस रीज़निंग में सिर्फ़ 3 महीने पढ़ा हूँ और बाकी टेक्निकल में पढ़ता था 8 से 10 घंटे। ओके, ठीक है। और एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे थे आप? एक्टिव थे सोशल मीडिया पे या किस तरीके से? मैं सब जगह ही पे एक्टिव था, फ़ेसबुक को छोड़ के, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ और यूट्यूब के भी वीडियोज़ देख लेता हूँ। व्हाट्सएप पे भी तो अब ग्रुप पे जॉइन हो गया था, तो उसपे भी काफ़ी मैसेज आते रहते थे। तो ऐसा नहीं कि मैं दिन भर इधर ही बैठा रहता, तो पढ़ा, फिर बीच में मोबाइल चलाया, फिर मोबाइल साइड कर दिया, फिर पढ़ा, फिर बीच में मोबाइल चलाया साइड। ऐसा नहीं था कि मुझे उसी में टच मोबाइल यूज़ किया तो उसी में लग जाता है। ऐसा नहीं था कि मैं दिन भर 5-10 मिनट के लिए ठीक है, सर लग गए तो, लेकिन उसी में बस लगे नहीं रहना है, ऐसा रहता था। ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ओके।
और जब ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो अनइंस्टॉल कर दो, इतना कुछ नहीं है, अपने आप को एनालाइज़ करते रहना चाहिए बस। एक चीज़ और बताइए, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की थी? जैसे आप बता रहे हैं कि 5 महीने में पढ़ा हूँ लगातार, तो सबसे बड़ा ये मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मेरी एज ज़्यादा हो गई थी तो सोचा था नहीं पढ़ूँगा तो कब पढ़ूँगा इस बार, तो पढ़ना ही पढ़ना था इस बार, तो इसलिए मैं 4 बजे का अलार्म लगाता था और उठता था रोज़-रोज़। अच्छा, जैसे आपने कभी-कभी उठने बताया कि का ए आपने बताया कि एज ज़्यादा हो गई और आपको लग रहा था कि यार अब नहीं होगा तो कब नहीं होगा, तो हाँ, इसमें वही। प्लान बी का भी कोई विचार आया था कि यार अब अगर नहीं हुआ तो कुछ और किया जाए? जैसे बच्चे सोचते हैं कि भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं इस बार भी जो रह गए हैं, तो उनके दिमाग में भी चलता होगा कि प्लान बी क्या हो। आपका कोई प्लान बी था? मेरा मेरा मैं आईटी सेक्टर में जाने के लिए सोच रहा था, मैं कोर्स लेने के लिए सोच रहा था उनका। अच्छा, प्राइवेट जॉब की तरफ, आईटी सेक्टर में। हाँ, मैं सिविल में प्राइवेट में नहीं जाना चाहता था, मैं सोचा था सिविल में प्राइवेट में जाके ज़्यादा ग्रोथ नहीं है प्राइवेट में, तो मैं सोचा आईटी में ही जाऊँगा, स्टार्टिंग में भले ही कम मिले, बाद में शायद ज़्यादा मिल जाए, तो मैं आईटी में स्विच करने के लिए सोच रहा था। चलो, होपफुली हो गया यहाँ पे। तो आगे क्या? यस। आगे का भी मेरे ये ज़्यादा भी तो मुझे और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बच्चे लोग एई के लिए तैयारी कर रहे हैं, एईई के लिए, ईएसई के लिए, तो मुझे अब उतना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं इतने में अभी खुश हूँ। बाद में जब देखा जाएगा तो देखा जाएगा आगे का क्या करना है। फिजिकल एक्टिविटी क्या, स्पोर्ट्स वगैरह खेलने का कुछ है? खेलते हैं या बस पहले खेल सोशल मीडिया यूज है बस? पहले खेलता नहीं, मैं शाम को अभी तो फिजिकल एक्टिविटी कम है, मैं शाम को बस इवनिंग वॉक के लिए निकलता हूँ, क्योंकि कॉलेज में था तब खेलता था, अब तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस शाम को इवनिंग वॉक के लिए निकलता हूँ और बस यही टाइम पास करता रहता हूँ मोबाइल में। मुझे लगता है ना कि जो यूजर हमें देख रहे हैं और जो भी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ये एक मैराथन टाइप स्टडी होती है और बॉडी यस सर। को पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना होता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो कुछ टाइम निकालना होगा, योगा कर लें या कुछ रनिंग वगैरह कर लें। वो सब तो लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, योगा करो, लेकिन उनके पास मतलब वो लोग वर्क करते हैं तो उनको टाइम मिल जाता है, तो हमको अभी पढ़ाई करना है तो मेन फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, नहीं, और इतना नहीं कि आप। जैसे हमारा सेडेंटरी लाइफ और स्टाइल हो जाता है पढ़ते टाइम, कि 10 10 घंटे की सिटिंग हो रही है, यस। 12 घंटे की सिटिंग हो रही है, तो आधे घंटे या 20 मिनट कुछ ऐसा हम आउटडोर कुछ कर लें, रनिंग कर लें या जैसे भी वॉकिंग वगैरह, वो थोड़ा। हाँ, वो आप ब्रेक ले सकते, मैं इवनिंग वॉक करता था रोज रोज, उसमें मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था डेली का। हम्म। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है यार कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस बार जिनका रह गया है, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस रहेगी और आपका क्या सक्सेस मंत्र है? जो लोग जिनका रह गया 1-2 मार्क्स से या मैक्सिमम 10 मार्क्स से, तो उनको तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि फेलियर्स तो आते रहते हैं, हम्म। कि मल्टीपल फेलियर्स आएंगे तो भी कोई बात नहीं, सक्सेस तो बस एक ही बार होना चाहिए, और वो लक पे एक बार अगर आप कट ऑफ उस पार हो गए तो आपका सिलेक्शन है। हर बार इस साइड आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस आपको बस एक ही बार उस साइड क्रॉस करना है, तो उसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, आपको बस उस पे स्टिच रहना है, मतलब आपको बस छोड़ना नहीं है। आपका इस बार ही तो अगले बार हो जाएगा, और इस अगली बार नहीं तो दूसरे डीडीए के दूसरे दूसरे एग्जाम में उसमें हो जाएगा, आप बस उसमें कंटिन्यूएशन रहना है। वो अगर आप बॉर्डर पे तो मेनली लक मैटर कर जाता है कि 1-2 मार्क्स से रह गया, तो जब आपका लक आएगा उस साइड होंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस आपको उस पे और जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तो मैं उनको मेनली कहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट्स मेरे को सीखना है, ये नहीं कि मुझे एसएससी जेई क्लियर करना है, क्योंकि फिर आप एग्जाम पे एग्जाम अप्रोच मत कीजिए कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो आप हर सब्जेक्ट का एकदम डिटेल में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाइए, उसके बाद जो एग्जाम आएगा आप वो एग्जाम क्लियर करेंगे, मतलब सिर्फ एक ही एग्जाम को मत, वही मैं कह रहा हूँ, कंसेप्ट्स पे ध्यान देके पढ़िए, और पूरा कंसेप्ट फर्स्ट टाइम सीखे तो एटलीस्ट आपको एक बार तो पूरा कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा। हम्म। मतलब बेसिक चीज और ये है आपको कि हार्ड वर्क तो करना ही है, और हाँ, बाकी कंसेप्ट आप पे और अपनी सोचेंगे में। एनालिसिस करना है हाँ, आपको कि कहाँ पे कमियां रह रही है, बार बार कौन सी चीज लग रही है ये आपको। सब। हाँ, ये सब मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और एनालिसिस साथ साथ करते रहिए। ठीक है, एक रैपिड राउंड से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये बताइए, यूट्यूब या पेड बैच? यूट्यूब पे देख, अगर आपको सब कुछ आता है तो यूट्यूब ठीक है, अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर गाइड मिले तो एक प्रॉपर पाथ में चलता है पेड बैच, और पेड बैच में इतना कुछ ज्यादा नहीं है, अगर आप कोई भी बैच देखें जो 2,000 2,500 या मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 3,000 में कोई भी बैच अभी आजकल अवेलेबल है, हम्म। तो अगर आपको एक बार एग्जाम ही क्लियर के लिए प्रॉपर पढ़ना है तो तीन कोई भी 3,000 तक मैक्सिमम, मतलब मैं इतना नहीं समझता कि एक बार पे कर रहे तो वो ज्यादा है,
कॉलेज में तो लाखों लाखों की फीस लगती है, बड़े बड़े कोचिंग में 70-80 थाउजेंड की फीस हो जाती है, तो उसके कंपेयर में आप अगर आप देखेंगे तो 3,000 कुछ भी नहीं है। एक टाइम आप एक बार अफोर्ड कर सकते हो, और एक बार अगर आप अफोर्ड करते हैं तो काफी बेनिफिट मिलता है, ये नहीं कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। इस एग्जाम में तो किसी न किसी एग्जाम में तो डेफिनेटली हेल्प करता ही है। हम्म। मेरे को पेड बैच की हमेशा एफर्ट लगता है कि वो एक गाइड गाइड रहता है, मतलब कि इसके एक जा एक रहा है। डेडिकेटेड नहीं। आपको ऐप मिल जाएगी, डिस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, और सीक्वेंस से आपको चीजें मिल जाएंगी, है हाँ, ना। बार बार यूट्यूब पे आप जो अनऑर्गेनाइज्ड पढ़ा है कंटेंट, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। और फिर एक सपोर्ट सिस्टम हाँ। भी है कि हाँ, यहाँ कोई दिक्कत होती है तो टीचर से एक डाउट ग्रुप है, और सपोर्ट सिस्टम है कि भाई हम कर सकते हैं। और बाकी हाँ, ये सर, टाइम और बाउंड बच्चे नहीं रहता है। सभी पढ़ने वाले बच्चे एक साथ आ जाते हैं, तो एक साथ थोड़ा और पढ़ाई हो जाती है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑनलाइन सर। बेस्ट है? ऑफलाइन कर सकते तो ऑफलाइन कीजिए, ऑफलाइन सॉल्यूशन अगर आप नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे तो वो नहीं, उससे एडवांटेज उससे डिसएडवांटेज है। ऑफलाइन कर सकते तो ऑफलाइन कीजिए, नहीं तो मतलब करना है आप कहीं से भी करें, ऐसा है। करना है, सही बात है। किसी अच्छा, डाउट डिसएडवांटेज किसी। डाउट जब आते थे आपके तो कैसे सॉल्व करते थे? मैं ग्रुप पे डाल देता था, कोई ना कोई बच्चा सोल्व कर देता था, फिर कोई दूसरे बच्चे डाल देते थे तो मुझे टाइम मिलता था तो मैं सोल्व कर देता था, बस यही सब चल जाता। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी बढ़िया आपने सफलता पाई है। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपका भी, और अवनी सर, और जितने भी सौरभ सर, जितने भी बाकी टीचर सर, सभी सर का, और एवर एग्जाम के पूरी टीम का सर, थैंक यू सर। ठीक है, जो भी यूजर देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, अगर कुछ और क्वेश्चन आपके रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और नेक्स्ट जब भी कैंडिडेट से हम इंटरव्यू करेंगे तो उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। सर।